हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। पर इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको एक आवश्यक जानकारी है जो मैं आपको बता दूं और आप इसे ध्यान से सुनिए। आज का जो टॉपिक है यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है और परीक्षा की दृष्टि से अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पुट ऑन होना स्टार्ट होते हैं। इससे पहले का जो मैंने पढ़ाया आपको वो इंट्रोडक्शन था, उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन था। तो आज मेन टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला नियम है, और ध्यान रखिए कि इस फिजिक्स में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये जो पहला चैप्टर है ये दूसरे पॉइंट को रिलेट करेगा, दूसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट को रिलेट करेगा, तीसरा पॉइंट चौथे पॉइंट को रिलेट करेगा। और अगर आपने बीच में ब्रेक किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए, इसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर में भी ये इस चीज़ को इस चीज़ पे टॉपिक्स डिपेंड करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले विद्युत बल पर एक नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश या रेखा की दिशा में होती है। तो ये आपकी परिभाषा थी। अब आइए आगे। तो माना, अब इसकी यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखी नहीं है, तो आप ये थ्योरी में आपको बुक्स के पेजेस सेंड कर दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो माना देखिए आपको दो आवेश दिख रहे हैं, +Q1 तथा +Q2। यहाँ दिख रहा है आपको +Q1 तथा -Q2। तो माना दो आवेश +Q1 तथा +Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब ये दोनों आवेश प्लस प्लस है और कैसे आवेश है? सजाते आवेश है। अतः इनके बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अतः इस प्रतिकर्षण बल की दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। देखिए F और F बाहर की ओर है। इसके विपरीत दो आवेश जो हमने लिए हैं Q1 और -Q2, ये दोनों कैसे आवेश हैं? विजातीय आवेश हैं, अर्थात असमान आवेश हैं। इनके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। अतः इस बल की दिशा कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी। अब हम परिभाषा पे आते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या थी कि दो स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर मतलब एक जगह पे रुके हुए, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, समान आवेश सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो लगने वाला आकर्षण बल F दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा तथा कौन? यही बल इनकी बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये लगने वाला जो, तो अब समीकरण 1 और 2 से जो F होगा वो होल प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनल हटेगा तो प्रोपोर्शनल जगह पे एक नियतांक लगेगा। तो यहाँ पे F इज टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r²। मैंने आपको स्मॉल q कोड किया है क्योंकि आपको यहाँ पे स्मॉल q ही लिखना है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि इसमें कैपिटल K भी यूज होगा। तो F इज टू k Q1 Q2 अपॉन r², जहां k क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान आवेशों के बीच स्थित माध्यम पर डिपेंड करता है, बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, और k का मान जो संख्यात्मक मान होता है वो होता है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका मात्रक मैं आपको आगे निकालना सिखाऊंगा कि इसका मात्रक कैसे निकाला जाता है। तो अब तो इसमें जो ऊपर समीकरण 1 में k की जो वैल्यू है वो होती है 9.0 × 10⁹, इसलिए समीकरण 1 को इस प्रकार से k के स्थान पर संख्यात्मक रूप से इस प्रकार F इज टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। अर्थात जब आप उसको डेरिवेशन रूप में लिखेंगे तो F इज टू k Q1 Q2 अपॉन r²
लिखेंगे। और जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो एफ इज इक्वल टू के की जगह पे लिखेंगे 9 इंटू 10⁹ K1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो n है ये है आपको, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, इसलिए बल के लास्ट में क्या लिखा है तो n, कंफ्यूजन तो होगा, ये न्यूटन लिखा है। अब यदि ये डेरिवेशन, यदि दोनों आवेश, अब कंडीशनल आती हैं इसमें, तो यदि आवेश, मैं आपको डिटेल रूप में पढ़ा रहा हूँ, इस कई सारी बुकों में इतना ही यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन आप आगे पूरा डिटेल पढ़ेंगे, परीक्षा की दृष्टि से आगे पढ़ेंगे, और आगे जो आपकी इसके बाद डेरिवेशन चलेंगी उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। यदि दोनों आवेश, कौन से आवेश, Q1 और Q2 कहाँ स्थित हैं, निर्वात या वायु में स्थित है। यदि आवेश निर्वात या वायु में स्थित है, निर्वात का मतलब जहां वायु भी उपस्थित ना हो, और वायु तो आप जानते हैं कि वायु में क्या हो, तो के के स्थान पर 1/4πε0 लिखा जाता है। क्लियर है आपको, ये निरर्थक है लिखना, के के स्थान पर 1/4πε0 लिखना निरर्थक है, लेकिन आगे ये आपको डेरिवेशन रूप में बहुत सारी डेरिवेशन, फर्स्ट चैप्टर है, इसके बाद आपका गाउस का नियम है, वहाँ भी आपको बहुत मदद करेगा बहुत सारी डेरिवेशन निकालने के लिए। इसके बाद जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, अक्षीय स्थिति आएगी, निरक्षीय स्थिति आएगी, उसमें भी ये आपको सपोर्ट करेगा। तो यदि, तो आपने अभी देखा कि F इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कि ये F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r², F इज होल प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², और F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल रहेगा तो स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R²। के की जगह लिखा जाता है संख्यात्मक मान 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। अब निर्वात के या वायु में k के स्थान पर लिखा जाता है 1/4πε0। तो जो आपकी समीकरण 1 है बेटा, तो आपकी समीकरण 1 है वो हो जाएगी F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और ये न्यूटन। अब ये जो संकेत लिखा है ε0, ε0 भी इसको पढ़ा जाता है, तो ये ε0 लिखा है, तो ध्यान देंगे 1/4 लिखा है, पाई लिखा है, पाई से आप जानते हैं, पाई आप जानते हैं बारे में, ये आपके लिए नया वर्ड है, तो ε0, तो ये इसको कई सारी बुकों में ε0 भी लिखा जाता है, तो ε0 को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो ε0, तो ये हो गया F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ε0 को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान देखिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब इसका मात्रक और विमा निकालना भी मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा। अब नेक्स्ट कंडीशन, यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ, ध्यान, कुचालक तो जानते हैं, वह पदार्थ, सुचालक पदार्थ, वह पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जैसे आपकी धातुएं हैं, तांबा है, लोहा है, आदि आदि है। ठीक है, और कुचालक पदार्थ वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, जैसे आपका तेल हो गया, कांच हो गया, मोम हो गया, रबर हो गया, अब्रक हो गया, आदि आदि। अब फिजिक्स में आपको ध्यान देना है कि कुचालक के लिए नया वर्ड यूज क्या करेंगे आप, परावैद्युत पदार्थ। क्लियर है, तो कुचालक पदार्थों के स्थान पर अब आइंदा आगे से जहां परावैद्युत लिखा होगा, इसका मतलब है कि वो किसके बारे में बात हो रही है, कुचालक पदार्थों के बारे में बात। यदि दोनों आवेशों के मध्य कुचालक पदार्थ रखा हो, अर्थात परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो ये जो फॉर्मूला है आपका, जो फॉर्मूला था, ये नेक्स्ट लास्ट पेज पे देखिए, F इज इक्वल टू 1/4πε0, सॉरी, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R², कैपिटल के। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या था, स्मॉल k। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, और k ये नया है आपके लिए, तो k एक के विमाहीन नियतांक है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है, क्योंकि ये दो बलों का अनुपात होता है। इसको अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम परावैद्युतांक की परिभाषाओं को परिभाषित करेंगे। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²।
ये एन न्यूटन हो गया आपका, बल का मात्रक न्यूटन। तो क्या ये के एक विमाहीन नियतांक है, उसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक भी कहते हैं। ठीक है, कि एक विमाहीन नियतांक है, उसे उस पदार्थ का, जो भी कुचालक पदार्थ आप यूज कर रहे हैं, उसका परावैद्युतांक भी कहते हैं। और ऐसा माध्यम, निर्वातीय वायु वाला माध्यम, वो निर्वातीय वायु वाला, लेकिन जब दोनों आवेशों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ अर्थात परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, तो इस प्रकार के माध्यम को आप बोलेंगे परावैद्युतांक माध्यम। जहां अब ये के का मान ये 1 होता है, सबसे न्यूनतम मान कितना होता है, 1 होता है। और निर्वातीय वायु के लिए 1 लिखा जाता है, इसलिए आप अमून के देखेंगे के इज इक्वल टू 1, अर्थात निर्वातीय वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1। जल के लिए इसका मान 80 होता है और धातुओं के लिए अनंत होता है। ध्यान गौर करने वाली बात है, ये आपके परीक्षा में भी और आपको भी, इससे तो इसको अंडरलाइन आप करेंगे कि धातुओं के लिए के, कैपिटल के, परावैद्युतांक का मान इन्फिनाइट होता है। अब ये जो समीकरण 2 है, जो आपकी थी F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसके स्थान पर इसमें यहाँ पे ε0 K है, जो इसके स्थान पर F भी लिखा जा सकते हैं, अतः F इज इक्वल टू हो जाएगा ε0 K। अब समीकरण 2 जो आपकी है वो इस प्रकार से हो जाएगी, देखिए मैं दोनों को कोट कर देता हूँ। यहाँ पे था F, तो ये है आपका F 1/4πε0 K, तो 1/4πF, क्योंकि ε0 K के स्थान पर आपने क्या लिख दिया, F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे ये न्यूटन। ठीक है, जहाँ F को परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं, इसे निरपेक्ष की विद्युतशीलता भी कहते हैं, परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता। कंफ्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। F परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता, ε0 निर्वातीय वायु की विद्युतशीलता भी कहते हैं। ठीक है, ε0 निर्वातीय वायु की विद्युतशीलता और F परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये था आपका कूलाम के नियम का टॉपिक। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यदि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समरी में देखिए कि F जब प्रश्न टेका तो स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, k का मान 9.0 × 10⁻9 होता है, अतः इसको संख्यात्मक रूप से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब निर्वातीय वायु में k के स्थान पर क्या लिखा जाता है, 1/4πε0, इसलिए समीकरण 1 हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ε0 को निर्वातीय वायु की विद्युतशीलता भी कहते हैं, जिसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यदि दोनों आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ, तेल, कांच, मोम, अबरक, रबर आदि रखा हो, लकड़ी का बुरादा, नौसादर आदि रखा हो, तो इस फॉर्मूले को लिखा जाता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 K एक विमाहीन नियतांक है, ऐसे पदार्थ का परावैद्युतांक है। K का मान 1 से लेके इन्फिनाइट तक होता है, तो निर्वातीय वायु के लिए K का मान 1 तथा धातुओं के लिए इन्फिनाइट होता है। अब तो ये ε0 की जगह पे आप F लिख सकते हैं, जिसे परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये F इज इक्वल टू 1/4πF Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपने आज कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा, तो इतना, क्योंकि ये सिलेबस है आपका, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो गया, इसलिए आप उसको ध्यान से गौर से पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपके बुकों में बहुत छोटा छोटा दिया है, लेकिन मैंने डिटेल्स इसमें सारा डिटेल दिया है। परीक्षा की दृष्टि से अगर आपका 1 नंबर में आया, 2 नंबर में आया है, तो आपको यहाँ तक करना है। और अगर ये डिटेल आया है, 3 नंबर में आया है, तो आपको ये यहाँ तक कंप्लीट करके करना है। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आप मुझसे पूछते रहिए और पढ़ते रहिए, और इसमें मैं आपको पेज भी सेंड कर दूंगा, तो जहाँ जहाँ पे आपको थ्योरी की आवश्यकता हो, 2-3 बुक से मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैं आपको उसकी थ्योरी भी सेंड करता रहूँगा। ओके, थैंक यू, बी सेफ।